देखो हमने ये पढ़ा है मैक्सवेल इक्वेशन। क्या पढ़ा है मैक्सवेल इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन थी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है ना। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। दो क्लोज सरफेस के हैं, दो क्लोज लाइन के हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन का आएगा, क्लोज लाइन का। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का भी क्लोज लाइन का आएगा, ठीक है ना। चार इक्वेशन है। ई डॉट डी एस तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो एक इक्वेशन तो ये है, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे, ये फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, ये गॉस लॉ से था, ये गॉस लॉ था। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, तो ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा था बी डॉट डी एस, कि क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो होता है ना, क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो होता है। तो ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया, ये हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, ये वाला ई डॉट डी एल, और ई डॉट डी एल का मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो मैंने ये बताया था कि ये ईएमएफ की इक्वल है, ईएमएफ की इक्वल है ना, समझाया था डी वी इजिकल टू ई डी आर होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ईएमएफ आएगी, तो इसकी इक्वल आएगी। और हमने ऐसा फैराडे लॉ में पढ़ा था कि ईएमएफ इजिकल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा हमने पढ़ा था। और ऐसा अगर हमने पढ़ा था तो ये है फैराडे लॉ पढ़ा था ना, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि फ्लक्स में चेंज होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पड़ेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पड़ेगी वहां पे करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ पे ओनली मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बी डॉट डी एल है, डी डॉट डी एल है, तो इसको हमने देखा था कि एम्पियर्स की लॉ है, और एम्पियर्स की लॉ है तो इसको ऐसे लिख लिया था। तो एम्पियर्स, इसको लिख दो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, है ना, एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, ठीक है। चार इक्वेशन हो गई। इसके बारे में पूछ सकता है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये बता देंगे। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, इट मींस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। वहाँ पे दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी बाहर की तरफ जाएंगी उतनी अंदर भी आएंगी, इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस का जीरो होता है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्स ऑफ ईएम वेव, सोर्स ऑफ ईएम वेव, कहां से बनती है ईएम वेव, सोर्स ऑफ ईएम वेव। फर्स्ट सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड का मतलब एक तो चार्ज पार्टिकल चल रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो, तो वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल नहीं है। एक्सेलरेटेड पार्टिकल कौन सा होता है, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, है ना, जिसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से क्या बनेगी ईएम वेव,
तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो उससे ईएम वेव बनेगी। तो याद रखना, व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएम वेव? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दूसरा देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे एटम होता है ना, एटम, तो इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना। आउटर सेल है उसकी एनर्जी ज्यादा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो इसकी एनर्जी कहाँ पे गई? यहाँ पे उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब यहाँ पे आ गया लो एनर्जी ऑर्बिट में, तो अब एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कहाँ पे गई? एनर्जी ईएम वेव की फॉर्म में बाहर आ गई। एनर्जी ईएम वेव की फॉर्म में बाहर आ गई। तो ईएम वेव कैसे बनती है? चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है तब बनती है। दूसरी बनती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम outer orbit to inner orbit, or when electron jumps from high energy cell to lower energy cell, then EM wave is generated। ठीक है। नेक्स्ट, EM वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी टारगेट पे हिट होते हैं, टारगेट पे, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी टारगेट पे हिट होंगे तो हिट होने के बाद वो रेस्ट में आ जाएंगे। रेस्ट में आ जाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी ईएम वेव में कन्वर्ट हो जाएगी, ईएम वेव में। तो और कैसे बनते हैं ईएम वेव? व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट्स ए टारगेट देन आल्सो ईएम वेव जनरेटेड। ठीक है, तो ये थे सोर्स ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट, हमने ईएम वेव की शेप तो पढ़ी ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में ईएम वेव मूव करती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम ईएम वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो इक्वेशन ऐसे है, मैंने बताया था कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है ना, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक वेव बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बना लेते हैं, E इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये बना ली। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख लेंगे, B इज इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे पढ़ रखा हमने, और हम कल ही पढ़ रहे थे ये ई नोट और बी नोट क्या है। ई नोट और बी नोट क्या है, कौन बताएगा? बताओ, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? तो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है जो हमने कल पढ़ी थी, एसी पढ़ रहे थे ना, तो यही बातें पढ़ रहे थे उसके अंदर। चलो ठीक है, देखो फिर, तो मैं यही बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता तो देखो ऐसे इंक्रीज होगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, तो उसी तरह की इक्वेशन बनेगी जो हमने कल पढ़ी थी। तो कल वाले में हमने ओनली ओमेगा टी लिया था, इसमें एक्स्ट्रा और आ गए, के एक्स एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसी वेव तुमने 11th में पढ़ी थी, 11th में एक चैप्टर था वेव एंड ऑसिलेशन, वहां पे पढ़ी थी वेव, सेम फॉर्मूला पढ़ा था। अगर सेम फॉर्मूला पढ़ा था तो कोई बताएगा इस के का नाम क्या है, या फिर के का फॉर्मूला क्या है? इस ओमेगा का मैं बता देता हूँ, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है 2π/t। ठीक है, ओमेगा का। तो इस के बारे में कौन बताएगा ये के क्या है, या इसका फॉर्मूला क्या है? नहीं पता किसी को? चलो बताओ फिर, शिवा बताओ। सर वो के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, शायद वो वाली। अच्छा, वो वाली ना, यहाँ पे वो नहीं आएगी, वो तो दूसरे फॉर्मूले में यूज होती है, इसमें वो नहीं आएगी। चलो देखो मैं बताता हूँ, के वेव नंबर होता है, ये होता है वेव नंबर। 11th में पढ़ रखा है, आज 11th की बुक खोल के देखना, वहां पे पता लगेगा, सेम इक्वेशन पढ़ रखी है 11th में। ठीक है, तो वेव नंबर, तो के है वेव नंबर, और इसका फॉर्मूला है 2π/λ, 2π/λ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है,
नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, ये वेव नंबर है। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव बढ़ेंगी ये बताता है। इसका फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा, और ये है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ठीक है, तो चलो देखो फिर। तो इस तरह से हमने याद रखना है कि x के साथ में है ना वो तो k है, और t के साथ में वो ओमेगा है, बस इतना ही याद रखना है। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये सिंपल इक्वेशन याद रखनी है। और दोनों की सिमिलर है, e की जगह b, e की जगह b, ये सेम है। x के साथ में वो k है और t के साथ में ओमेगा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे लिख देगा 5 साइन, यहाँ पे 10, इस तरह लिख देगा, है ना। वो कह देगा कि ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो ये है, तो हम बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो 5 है, हो गया। वो हमें पूछेगा कि वेवलेंथ कितनी है, हमसे ये पूछेगा कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेव बन रही है ना, उस वेव की लेंथ कितनी है। तो हम साफ बता देंगे कि एक्स के साथ में होता है के, एक्स के साथ में होता है के, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो देखो एक्स के साथ में के है क्या, तो के की जगह 10 पुट कर दो, और इसकी वैल्यू है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, लैम्डा को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, आगे वेवलेंथ। हमसे अगर ये पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो देखो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो टी के साथ में ओमेगा होता है, तो टी के साथ में क्या है, 2 है, तो 2 है तो इसकी जगह पुट कर दो फिर। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की जगह 2 है, और इसके आगे आ गया 2 पाई बाई टी। अगर टाइम पीरियड निकालना तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, आ गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई को इधर ले जाओ। बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो, बस ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन से हमें कुछ भी पूछ सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, वेवलेंथ बताओ, वेव नंबर बताओ, यही पूछ सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें। पूछना है किसी को? चलो फिर 2 मिनट और पढ़ाते हैं। दूसरा हमने इन इक्वेशन में ये याद रखना है, दूसरा हमने इन इक्वेशन में ये याद रखना है कि जो ईएम वेव है ना, ईएम वेव है, इसकी जो स्पीड है, ईएम वेव की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। तो लाइट की स्पीड तो इतनी होती है 3, गलत लिख दिया, सी लिखा, 3 इंटू 10⁻⁸, गलत लिख दिया। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ईएम वेव की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। ईएम वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट जितनी स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ईएम वेव की स्पीड वही सेम है। इस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो इस स्पीड का फॉर्मूला ये है, हमने ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन में मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस भी ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा, दोनों को डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा। या फिर ये भी फॉर्मूला है ई नोट बाई बी नोट, ई नोट बाई बी नोट, ये भी फॉर्मूला है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, या फिर सॉरी, ईएम वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये है या फिर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक फॉर्मूला और है, एक तो ये है और एक फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये भी कई बार यूज हो जाता है न्यूमेरिकल में, और ये भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो फिर स्पीड ऑफ लाइट या फिर ईएम वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये भी है। म्यू की वैल्यू क्या है, हमने ऐसे पढ़ रखा है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई है वो 10⁻⁻7 के इक्वल होता है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई है 10⁻⁻7 के इक्वल होता है। तो यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू निकल जाएगी, 4 पाई को इधर ले जाओ, तो इस म्यू नोट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आ गया ना। और ई की वैल्यू तो हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12, इसकी वैल्यू पता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, कूलम्स लॉ पढ़ी वहां पे। म्यू नोट की वैल्यू ये पुट करो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, इसकी ये वैल्यू पुट करो, इसको सोल्व करो, अंडर द रूट करो, और सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, सी, सी का मतलब ये आंसर आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर ये आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो हमने बस ये याद रखना है
कि ईएम वेव की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। और ईएम वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, इनको अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो परमिटिविटी ऑफ ये लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं परमिएबिलिटी। तो 1 बाई इन दोनों का अंडर रूट करके सोल्व करेंगे ना, तो भी लाइट की स्पीड के इक्वल आएगा, ईएम वेव की स्पीड के इक्वल आएगा। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। कुछ भी यहाँ तक पूछना हो तो पूछो, फिर बताओ, हैंड रेज कर सकते हो किसी को पूछना हो तो। इसी के मैं ये नोट्स भेजूंगा, ये सारे फिर नोटबुक में नोट कर लोगे और शाम को मेरे पास पीडीएफ भेज देना सभी। और जैसे ही अभी तुम्हारी ये डेट शीट आ जाएगी ना, डेट शीट आ जाएगी उसी दिन से रिवीजन भी स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है ना, छोटा ही चैप्टर है, आसान है बिल्कुल। रिवीजन में क्या पढ़ोगे, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो दो बॉडी के रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है ना। रब करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जांपल है कि हम कोम्ब के साथ हेयर को रब करेंगे ना, कोम्ब के साथ हेयर को रब करेंगे तो हेयर पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और कोम्ब पे नेगेटिव चार्ज। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कि रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से दोनों पे चार्ज आ गए। हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना, इसका मतलब हेयर के इलेक्ट्रॉन निकल के, हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब हेयर के इलेक्ट्रॉन निकल के कोम्ब पे चले गए, और कोम्ब पे चले गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह के कुछ और एग्जांपल हैं वो देख लोगे। तो एक तो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा फिर इसी चार्ज के बारे में बता रहा है कि चार्ज क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है ना, चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर दोनों सेम चार्ज है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विच गिव्स राइज टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। है ना, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो ये चार्ज है। चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको ई कहते हैं, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसको माइनस लगा देते हैं, और प्रोटॉन का चार्ज है तो इसको प्लस लगा देते हैं, प्लस 1.6 इंटू आगे ऐसे ही बोल देंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये था चार्ज के बारे में। फिर चार्ज की थी प्रॉपर्टी। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बता दी, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। चार्ज की एक प्रॉपर्टी और है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ये कहता है कि एक सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। कौन सा सिस्टम, अभी हमने लिया कोम्ब और हेयर। तो मैं कह रहा हूँ कि कोम्ब और हेयर एक सिस्टम बन गए, इसका टोटल चार्ज है ना वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, पहले दोनों न्यूट्रल है, पहले दोनों न्यूट्रल है तो जीरो चार्ज है। बाद में इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐड करके देखो अब भी जीरो ही है। तो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। थर्ड है एडिटिविटी, कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज है ना, किसी बॉडी पे टोटल चार्ज है इस तरह से, वो हम ऐड करके निकालेंगे, अलजेब्रिकल सम लेंगे उनका, और ऐड करते टाइम प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं एडिटिविटी। नेक्स्ट है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे है ना, वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसके इक्वल होता है। एन है इंटीजर, एन है इंटीजर और ई है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमने अभी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है। तो ये ऐसे बताना चाहता है कि टोटल चार्ज एक बॉडी पे देखो, मान लो इतना चार्ज है तो कितना, 3 है ना, और सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, ई, ई। तो इस पे जो भी चार्ज है वो हमने 3e लिख दिया, 3e। तो देखो फिर 3 क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर, और साथ में e लग गया, तो यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया हमारा Q इक्वल टू 3e। अगर हम ऐसे कर दें तो 4e आ जाएगा, है ना। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीजर है और बेसिक यूनिट चार्ज, इसका मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज निकालते हैं। इसके बाद
लास्ट बता देता हूँ आज के लिए, कूलम्स लॉ। तो कल यहाँ तक अच्छी तरह पढ़ के आओगे, और जो मैंने आज पढ़ाया था वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो रिवीजन है। कूलम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स है ना, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज कैसे है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स है वो फोर्स इतना लगेगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लगा दिया। इस के को कूलम कांस्टेंट कहते हैं। इस के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, और इस के की या फिर इसकी वैल्यू इतनी होती है 9 × 10⁹ तो इतना याद रखना है। तो यहाँ तक पढ़ के आना है चार्ज के बारे में, इसके बारे में, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसी को पूछना हो तो बताओ कुछ। ओके भाई, अच्छी तैयारी करना, और टर्म एग्जाम में सभी के मार्क्स 80% से ऊपर आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के 80%, 95% भी आने, पर 80% से कम नहीं आने चाहिए किसी के। तैयारी करो अभी से अच्छी, जो मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ओनली नोटबुक तैयार कर लोगे तो भी आएंगे 80% से ऊपर। ओके बाय।